खतरनाक हो सकता है अगर लोगों के दिमाग में इस तरह की नेगेटिविटी हर रोज बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम इतिहास को भी अब उस नजर से देखने लगे हैं कि जो आपके हिंदू धर्म के प्रचारक नहीं थे, जो सेकुलर थे, वो अब खराब हो गया है वर्ड। सेकुलरिज्म को पूरी तरह से एक गाली के तौर पर अब यूज किया जा रहा है, लिबरल्स को एक गाली के तौर पर यूज किया जा रहा है। प्रियंका, आपसे भी इस पर और बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे लोग जो सभी धर्मों का सम्मान करना चाहते हैं या सभी धर्मों को एक नजर से देखते हैं, अगर उनसे किसी इस तरह के पर्टिकुलर इंसान की बहस हो जाती है, तो फिर वो गाली गलौज और मारपीट तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि वो लिबरल्स को या सेकुलर्स को इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। जी, ये बिल्कुल सही है। आजकल के दौर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। मैं इस सवाल का जवाब दूँगी, उससे पहले मैं सौरभ जी की एक बात से मैं सहमत नहीं थी, तो उसका मैं आंसर देना चाहूँगी। सौरभ जी ने कहा कि पहले भी ये सब कुछ होता रहा है, कांग्रेस के शासन काल में भी होता रहा है, तो अभी पिछले 6-7 साल में अगर कोई बहुसंख्यकों की बात करता आ रहा है, तो उसमें गलत क्या है? क्योंकि पहले अल्पसंख्यकों की बात होती रही है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जनवरी 2017 में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, शायद 2 जनवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, और बॉम्बे में ये जो है उसमें बॉम्बे के जो मुंबई के जो बीजेपी के अध्यक्ष महामंत्री जो हैं, मनोहर उन्होंने जोशी शायद का इसमें सुमंत गहसाज से उन्होंने मामला दर्ज कराया था ओवैसी के खिलाफ। उन्होंने कुछ इस तरीके का बयान दिया था कि मुंबई में 21% जो है वो अल्पसंख्यक हैं, तो अगर वो चुनकर आए तो वो ज्यादा से ज्यादा पार्षद चुनकर भेजेंगे और उससे वहां के अल्पसंख्यकों का विकास करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि कोई भी जो धर्म है, धर्म या भाषा या जाति के आधार पर वोट मांगना जो है वो गैर कानूनी है। ये उस समय फैसला आया था, जो बीजेपी ने जिसके खिलाफ याचिका डाली थी, और ओवैसी के खिलाफ ये मुकदमा भी इस केस में दर्ज हुआ था। तो जब कोई एक पर्टिकुलर समुदाय धर्म, जाति या भाषा के आधार पर वोट मांगता है, तो आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप नहीं मानते हैं, आप उस चीज को कंटिन्यू करते हैं। पहले जो चीज आप अगर ये कह रहे हैं कि पहले वो अल्पसंख्यकों के लिए होती थी, अब बहुसंख्यकों के लिए हो रही है, तो उसमें नुकसान क्या है? बात ये नहीं है कि उसमें नुकसान क्या है, बात ये है कि वो करना ही गलत है, चाहे वो किसी भी नेता के द्वारा किया जा रहा है, किसी भी धर्म के नेता के द्वारा किया जा रहा है, किसी भी पार्टी के नेता के द्वारा किया जा रहा है, आप उसको कर ही नहीं सकते हैं। उसको करना सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की अवमानना है, लेकिन कोई भी पार्टी उस चीज को अभी तक मानती नहीं है, और वो फैसला जो था सिर्फ एक वो फैसला बनकर रह गया। उस समय उस पर कार्रवाई हो गई और मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन उसके बाद किसी भी पार्टी ने, किसी भी नेता ने उस चीज को फॉलो नहीं किया, और वो चीज अभी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि पहले तो अलग अलग धर्मों के लोगों के खिलाफ इस तरह की चीजें की जाती थी, अब एक ही धर्म के अंदर अलग अलग समुदायों के खिलाफ लोग जो है वो एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। ये चीज इतनी बढ़ चुकी है, तो इसको मैं बिल्कुल सही नहीं मानती कि पहले उनके लिए हो रहा था तो अब हमारे लिए हो रहा है, तो क्या बात है? क्योंकि ये जायज ही नहीं है, चाहे किसी के लिए भी हो रहा हो, वो जायज नहीं कहलाया जा सकता। बिल्कुल। और अब आपके मतलब आप इस बात से सहमत है ना कि पहले जो हो रहा था वो भी गलत हो रहा था, अभी हो रहा है वो भी गलत है? देखिए, मैं केवल देख रहे हैं देश की राजनीति को पिछले सालों से भी, वो कोई भी इसको सही नहीं ठहरा सकता। अगर हम इलेक्शन में वही मेरा पॉइंट ये था कि अपन ने जो 6-7 साल जो अपन ने पॉइंट आउट किया, मैं उसके अगेंस्ट में ये बोल रहा था कि अगर 6-7 साल से प्रॉब्लम है तो ये आजादी के बाद से ही हो रहा है। और दूसरी बात, ये ओवैसी जी के खिलाफ नहीं हुआ था। 1995 में मनोहर जोशी जी जीत के आए थे, उनके खिलाफ ये पहली बार इस तरह का मामला दर्ज हुआ था। 23A का जो मामला है, और उसकी 9 जजों की बेंच बैठी थी, और उसमें ये डिसाइड हुआ था कि जो उसमें हर एक वाक्य है, उसमें शब्द है कि वो किसके लिए है, वोटर के लिए है या कैंडिडेट के लिए। तो ये फैसला हुआ था कि कैंडिडेट वो अपने धर्म का नहीं है। तो ये पहली बार नहीं हुआ था जी। मनोहर जोशी जी के खिलाफ, जो शिवसेना से थे, चीफ मिनिस्टर बने थे। तो देखो, आपने पॉइंट आउट किया
माइनॉरिटी के लीडर ने बोला इसलिए हुआ। मैं आपको उसको करेक्ट कर रहा हूँ। मेजॉरिटी कम्युनिटी की जो बात कर रही थी पार्टी, उसके लीडर के अगेंस्ट पहली बार हुआ था 1995 में। जी। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ जी सौरभ, यस आपकी इस बात से मैं बिल्कुल मुझे सहमत हूँ कि ये पहले भी होता था। ऐसा नहीं है कि ये अभी 6-7 सालों से ही होने लगा है, कि ऐसा पहले नहीं होता था। पहले भी यस पर्टिकुलर धर्म के लोगों को टारगेट किया जाता था। पहले अल्पसंख्यकों के मन में डर बैठाया जाता था, और अब वो डर बहुसंख्यकों के मन में बैठाया जा रहा है। ये चीज जो है वो पहले भी होती चली आई थी और तो आज भी होती चली आ एक्चुअली रही है, और आप है गलत। मैंने एग्री किसी बुद्धिमान व्यक्ति से सुना था कि अगर फुटबॉल का मैच चल रहा है, सामने वाली टीम फुटबॉल का मैच खेल रही है और आप क्रिकेट खेलोगे तो आप कभी नहीं जीत पाओगे। समझ रही बात को? तो आपको भी फुटबॉल ही खेलना पड़ेगा फुटबॉल में जीतने के लिए। तो ये जो खेल चल रहा है, जब टीमें एक साथ खेल खेल रही है तो भी जीत रही है, तभी आप जीत सकते हो, नहीं तो मुश्किल है। लेकिन जी सवाल तो ये है ना ये कि अगर धर्म की को लेकर हर पार्टी इसी तरह से राजनीति करती रहेगी, तो फिर जैसे बंगाल में दिख रहा है कि दुर्गा वर्सेस राम, हम हर स्टेट में इसी तरह से भगवानों का बंटवारा करके उन्हीं के बीच में इलेक्शन करवाने की होड़ हो जाएगी। फिर जिसको ज्यादा फॉलो अप करते हैं लोग, फिर उन्हीं को जीत मिलेगी। उन्हीं देखिए अब एक्चुअल करोड़ों देवी देवताएं हैं हिंदुओं में, तो 33 आप करोड़ सोच लीजिए कि क्या हाल आगे होने उसमें भी वाला है। थोड़ा सा मैं मतभेद है अपनी लोगों का। मूर्ति लेके घूमूंगी और आप अपनी मूर्ति लेकर घूमेंगे कि मेरे तो यही है, बस आप देख लीजिए। मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है, आप मेरे भगवान को नहीं मानते। सिर्फ आगे तो यही होने वाला है। मैं भी इधर कुछ मैंने कहना चाहूंगी बंगाल के इलेक्शन के रिगार्डिंग। मैं भी बिल्कुल एक कुछ कहना चाहूंगी बंगाल में। ये नहीं है कि सिर्फ दुर्गा और राम जी का के बीच में बंटवारा हो रहा है, वहां पर तो अल्पसंख्यक भी बहुत हैं। और अभी थोड़े टाइम में आपने देखा होगा कि बाकी जो संप्रदाय हैं उसके लिए भी जो भी कैंडिडेट हैं या जो भी हमारे सीएम के दावेदार हैं या जो भी पार्टी के लिए जो वहां पर इंचार्ज हैं, दे आर लाइक कि ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलरली सिर्फ दुर्गा राम में ही की बात कर रहे हैं, वो तीसरी और चौथी जगह की भी बात कर रहे हैं, वो चर्च की भी बात कर रहे हैं, वो रविंद्रनाथ टैगोर की भी बात कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जाकर के वो सबका इन्फ्लुएंस है। ये नहीं कि सिर्फ हिंदू या मुस्लिम या पर्टिकुलरली कोई और संप्रदाय हो, वो सबका ही मतलब मुझे लग रहा है और हो भी रहा है और कई सालों से होता आया है वो वोट तो कि हमें होना सभी है से और चाहिए होगा भी ना। सही है। वोट हमें वोट तो सभी से चाहिए। वोट चाहिए तभी तो हम जीतेंगे। इससे ज्यादा फर्क नहीं अभिषेक जी ने पड़ता कहा क्या ना। हिंदुओं के सामने लेकिन है। मैं एक बात मैं ये यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि रविंद्रनाथ टैगोर की भी बात हो रही है, सुभाष चंद्र बोस की भी बात हो रही है, लेकिन विकास की बात नहीं हो रही है, मुद्दों की बात नहीं हो रही है, एजुकेशन की बात नहीं हो रही है, जो वहां का वेस्ट बंगाल के डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, जो ये सब चीजें हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हो रही है, इतने सारे बड़े मुद्दे हैं उनकी बात नहीं हो रही है। और ये सब चीजें जो है उनके ऊपर चर्चा हो रही है, लेकिन उसमें जो एक इंसान की जो बेसिक नीड है, जो उसके जरूरी मुद्दे हैं, उनको कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है इन सब चीजों में। और अगर मुद्दों की बात ना भी करें, हम अगर भगवानों की भी बात करें जिनको बीच में लाकर वोट मांगे जा रहे हैं, अगर हम श्री राम की भी बात करें, हम दुर्गा माँ की भी बात करें, हम सुभाष चंद्र बोस या फिर जो बड़े लीडर्स रहे हैं उनकी भी बात करें, तो सिर्फ उनके नाम का ही इस्तेमाल होता है। उनके काम को लेकर या उनकी जो पर्सनालिटी थी उसको अपनाने को लेकर, उनकी जो अच्छी चीजें थी उनको अपने नेता अपना ले, ऐसा होते हुए कभी दिखा नहीं है। क्यों अभिषेक, क्या लगता है आपको? देखिए मैम, मैं अपने मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि ये जो धर्म की राजनीति होती है, ये एक माध्यम है, टूल है अपने प्रमोशन को करने के लिए। धर्म, जैसे सौरभ ने बताया कि ये अपना है, अपने निजी हित के लिए है। आप अपने धर्म को अपने मान्यता के अकॉर्डिंग अपने आराध्य को मानते हैं, तो ये आप किसी के ऊपर आप थोप नहीं सकते। मैं भी अपने किसी आराध्य को मानता हूँ, अपने ऊपर करता हूँ, किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। हाँ, अब रही बात की बहुसंख्यक और जो अल्पसंख्यक है, तो बहुसंख्यक इंडिया में होते हुए भी दंगे नहीं करने जाते हैं, धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं। वो हर एक को हक देते हैं कि आप आओ मेरे साथ बैठो, किसी को मारते पीटते हुए नहीं दिखे। हाँ, कुछ लोगों ने इसको एक हवा सा बना दिया है, एक
मतलब आडंबर बना दिया कि नहीं जी ये तो हो रहा है, ऐसे हो रहा है। मुस्लिम इतने डरे हुए क्यों हो गए? आज ही मुस्लिम क्यों डर गए? मैं मुस्लिम के अगेंस्ट नहीं हूँ, हिंदू के फेवर में नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, आज क्यों डर गए मुस्लिम? क्यों डर गए? हिंदू ने आके उनको डराया? नहीं, इनको इन्हीं के कौम के जो लीडर है, जो अपना मतलब साधने वाले हैं, वही डरा रहे हैं कि यार बीजेपी आ गया है, ये आपको तंग करेगा। जब अंग्रेज सरकार की गवर्नमेंट थी, मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी, उस वक्त इतने दंगे होते थे। क्यों उस वक्त दंगे जो होते थे? आज के डेट पे यहाँ पे तो भगवाधारी आदमी जो है वो बैठा हुआ है, आज के डेट पे चीफ मिनिस्टर है, क्यों नहीं दंगे हो रहे हैं? एक कानून उसने डाला कि भाई आप किसी भी चीज को आप हानि करोगे तो भाई हम कानून के डंडे से आपको लगेगी। ये तो नहीं कह रहा जाए कि हिंदू आपको पीटने जाएगा, या आप मुस्लिम हो तो आप में पीटने जाओगे, या कोई और जात हो तो आप करने जाओगे। ये तो जात धर्म की बात नहीं हो रही है, लेकिन आपको वो दबिश आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। उनको लग रहा है कि ये धर्म के अगेंस्ट में होने के कारण ये हमें किया जा रहा है, और उन्हीं के जो लीडर हैं वो उनको भड़का रहे हैं, क्योंकि उनका मतलब सिद्ध हो रहा है। बिल्कुल, ये उनका मतलब सिद्ध हो रहा है। और ये चीज ना आप और हम जो भी पढ़े लिखे, जैसे मैम ने बताया, सोनी मैम ने, कि ऐसे होता है। मैं पढ़े लिखे के ठीक है, आप इसको लॉजिकल समझो ना कि ये टूल है, एक मार्केटिंग स्टंट है उनका, जिससे वो आपको, अब एकता मैम ने बोला कि वो गुरुद्वारे भी जा रहे हैं, नेताजी चर्च भी जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। मैम वो अपने मुंह से कभी नहीं बोलेंगे कि मैं उनके लिए कुछ कर रहा हूं। बिल्कुल। कोई दंगा होता है तो दंगे के अंदर में आप भी जानते हैं, अभी जो ये जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ है, ये क्या किसानों के लिए, क्या पंजाब में हो रहा है? नहीं, ये तो पूरा का पूरा एक प्लान है। ये तो हम लोग पहले से भी जान रहे हैं कि क्या 28, 29 स्टेट्स हैं, वहां पे खेती नहीं हो रहा है, केवल पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में खेती हो रहा है। यदि ये मुद्दा सही में होता तो पूरे स्टेट में आता। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, कुछ अपने लोकल नेता या जो कुछ है, जो अपने मतलब के लिए इसके अंदर में अपना ढूंढते हैं चीजों को। अब यहाँ पे धर्म की बात है, तो धर्म के नाम से वो डराते हैं और उनसे उनको कुछ सीट मिलता है। क्या बीजेपी को वोट देने वाला मुस्लिम नहीं है? तो बीजेपी इतने बहुमत से कैसे आ गए? उनको डर नहीं लग रहा है आज के डेट पे? क्या कांग्रेस जीती थी उस वक्त हिंदू नहीं देते थे उनको, केवल मुस्लिम ही देते थे? तो ये सारा का सारा एक मार्केटिंग का प्रोपेगेंडा होता है। नेताजी कभी नहीं जाएंगे, उनके नीचे वाले जो दूसरे तीसरे लेयर वाले हैं उनको बोलते हैं कि भाई तू ऐसा कर ले, वो आगे जाके मैसेज और व्हाट्सएप करते हैं। और मैम ने बोला कि लोगों के पास पढ़ते हैं, पढ़े लिखे हैं, सब ठीक है, आपके पास एक लॉजिक होना चाहिए कि ठीक है पढ़े लिखे हैं तो आपके पास, मैं ये नहीं जानता कि मेरे को हिस्ट्री का बहुत नॉलेज है, मेरे को पीछे का नॉलेज है, लेकिन लॉजिकल चीजें समझ में आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप जरूरी नहीं होता कि हर चीज को पढ़े, आप मत फॉरवर्ड करिए, किसी को फॉरवर्ड क्यों करना है आपको? जब आपको समझ में नहीं आ रहा तो फॉरवर्ड क्यों करेंगे आप? तो आप उसके तह तक जाइए, फिर आप उसको एनालाइज कीजिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। आज के डेट पे सरस्वती पूजा है, अब ठीक है, अल्पसंख्यकों को डर लग रहा है, वो आगे आके बात कर रहे हैं, ठीक है। यदि आप नहीं करेंगे तो वो तो दंगा कर लेते हैं, वो तो उठा के हंसिया उठा के घूमते हैं। हाँ, कहीं पे भी जाके अल्पसंख्यक हो के आप बहुसंख्यक के ऊपर वार कर रहे हो। तो यहाँ पे तो हुआ है कि आपको दोनों तरफ को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट को आना पड़ेगा, और उनको इस मुद्दे से हटा के, यदि सही गवर्नमेंट होगी तो इस राजनीति में इन सब चीजों को हटा के विकास की बात करेगी। बिल्कुल, विकास की बात करेंगे। आरक्षण क्यों आया? आरक्षण भी एक जो है वोट बैंक के लिए बनाया गया है कि मुस्लिम को इतना आरक्षण दे दीजिए। अच्छा मान लो मैम, यहाँ पे आज के डेट पे बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बात करते हैं, तो बंगाल के अंदर में मुस्लिम तो आज के डेट पे बहुसंख्यक में होने जा रहे हैं, ठीक है। वहीं पे दूसरे जगह पे वो अल्पसंख्यक है, वहां पे तो अल्पसंख्यक का होना है, वहां पे बहुसंख्यक है, तो आप चल रहे हो। पाकिस्तान के अंदर में हिंदू हैं, आज के डेट पे हिंदू वहां भी पहले थे, आज के डेट पे तो अल्पसंख्यक बन गए। क्यों? जब यहाँ पे इंडिया के अंदर में अल्पसंख्यक थे, अब तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उनको आज राइट नहीं दिया जा रहा है। पहले भी दिया जाता था राइट, आज भी दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा। उनको कोई नुकसान नहीं कर रहा है। हाँ, कुछ उनके जो अपने नेता हैं वही डराते हैं, बाहर के दूसरे लोग नहीं डराते, घर वाले ही उनको डराते हैं। बिल्कुल, लेकिन क्या क्या अभिषेक यही चीज अब हमारे हिंदू नेताओं पर नहीं
लागू हो रही कि हिंदू खतरे में है, हम हिंदुओं को बचाएंगे, इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, ये भी तो वही मेंटालिटी है ना कि पहले डर पैदा किया जाता है और फिर उस डर से बाहर निकालने की बात की जाती है कि बस हम ही हैं जो आपके रक्षक हैं, इसके अलावा आपका कोई रक्षक नहीं है, तो हमें ही वोट दो, हमें ही सत्ता में रखो। मैम एक चीज और बताएं, आरएसएस सबसे बड़ी है, लेकिन आरएसएस कभी भी डायरेक्ट आके नहीं बोलती है कि बहुसंख्यक खतरे में है या कुछ है। कभी भी क्या बीजेपी के टॉप लेवल के कोई भी नेता ने डायरेक्ट आके बोला कि बहुसंख्यक खतरे में है? ये तो सब सोशल मीडिया कैंपेन के थ्रू होता है ना। जैसे अमित शाह का एक वीडियो में देख रही थी, वो अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर रहे थे, वो उनका इंटरनल प्रोग्राम था, वहां मीडिया अलाउड, उसका एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में उन्होंने कहा कि हमारे पास 25 से 30 लाख लोग ऐसे हैं यूपी में भी और बाकी जगहों पर भी, जो व्हाट्सएप पे एक मैसेज बना के और उसको तुरंत फॉरवर्ड हो जाएगा वो 25-30 लाख लोगों के पास। और उतने में ही उन्होंने बोला कि उसमें आपको इंफॉर्मेशन भी देनी है, उसमें आपको लोगों को बताना भी है, प्रचार भी करना है, और एक शब्द उन्होंने बोला कि कहीं पर अगर डराने की जरूरत है तो डराना भी है। जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, ऑडियंस में से किसी ने बोला जय श्री राम, यानी कि, और फिर उन्होंने खुद ही बोला अमित शाह ने कि मैं अगर डर की बात कर रहा हूँ तो आप जय श्री राम क्यों बोल रहे हैं। यानी कि जो बंगाल की पूरी रणनीति उनकी थी कि जय श्री राम बोलो, और इससे ऐसा फैलाया गया कि ममता डर गई, और फिर जो वोट है हिंदुओं के या वहां की जो मेजोरिटी है या जिस भी तरह से उसको अपने फेवर में करने की ये पूरी गवाह हो रही है। तो कोई भी नेता डायरेक्टली ये सब चीजें नहीं करता, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर पॉलिटिक्स में ये सब चीजें हो रही है, और सिर्फ एक पार्टी नहीं, हर पार्टी ये कर रही है। तो अगर हम खुद भी अगर एजुकेटेड हो भी जाएं, तो भी बहुत बड़ा ऐसा इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप का, जिसके थ्रू इन सब चीजों में पॉलिटिक्स अब बहुत ज्यादा होने लग गया है, और यही एक तरह से डिसाइडिंग फैक्टर हो गए हैं इलेक्शंस। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैम, ये होता ही है और डिसाइडिंग फैक्टर भी है। धर्म जो है वो बहुत ही मतलब इमोशनल कनेक्ट करता है। हम लोग के जब एमबीए के टाइम पे ये पढ़ाया जाता था कि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट के मोड्स होते हैं, जिसमें एक इमोशनल होता है, रिलीजियस होता है, इंफॉर्मेटिव होता है। जो आप मैनिफेस्टो की बात करते हैं तो उसको एडवर्टीजमेंट में कहा जाता है वो इंफॉर्मेटिव है कि आप क्या करना चाहते हो, मुद्दों की बात कर रहे हैं। दूसरा इमोशनल टच देने की बात हो गई, तो किसी के जैसे एकता मैम ने बोला कि किसी का मरा हुआ, जिनके फैमिली में कोई मरा था 10 दिन में, उनके पास गए तो उनको इमोशनल टच देने के लिए गए। राम नाम की बात कर रहे हैं या किसी ऐसे धार्मिक बात कर रहे हैं, वो भी एक उनके इमोशनल टच को कर रहे हैं, क्योंकि हर एक कॉर्नर में चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, उनके मतलब दिल में एक चीज रहता है कि भाई अपने धर्म के लिए सिक्योरिटी रहता है, अपने धर्म के बारे में आस्था रहती है, तो वो चाहते हैं कि उस आस्था के थ्रू उनके मन में जाए, उनके दिल में जाए और हम अपना वोट बैंक बढ़ाएं। तो ये सारे, मैं कहता हूँ ये सारे के सारे जो है ये एक टूल है अपने सीट को सिक्योर करने के लिए, और जो ये है इसमें हमें मुद्दों के ऊपर बात करनी होगी या ऑपोजिशन को मुद्दों की बात करनी होगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। धर्म के नाम पे दो आपस में लड़ा के ये लोग फायदा उठा रहे हैं, ये आम पब्लिक को समझना होगा कि भाई हम इससे अलग हटे, क्योंकि इससे हमें कोई मतलब प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। आपस में लड़ोगे मरोगे और कुछ होना नहीं है। तो ये चीज हमें इनसे, ये तो मुद्दे जो हैं धर्म का, रिलीजन का, हर जगह हर कंट्री में, और ये कभी नहीं जाएगा। ये 70 साल पहले भी था और आने वाले 70 साल आगे भी रहेगा। लेकिन यहाँ पे पब्लिक को अपने आप को थोड़ा सा करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो, वो मुद्दों की बात करें। यदि किसी एरिया में आप जाते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको मालूम है, बहुत ऐसे लोग बोलते हैं कि भाई मेरे यहाँ पानी का, सड़क का दिक्कत है, ये करोगे तो भी मैं वोट दूंगा। या वहाँ के जो लोकल नेता होते हैं वो सीधा मुद्दों की बात करते हैं, धर्म की बात नहीं करते। लेकिन कुछ एरिया में जाते हैं वो धर्म वाली में बात हो जाती है कि नहीं यार ये तो हमारे धर्म का, ये हमारे जात का, ये हमारे कास्ट का, हम तो इन्हीं को वोट देंगे, देश जाए बाहर में या मेरा स्टेट जाए कहीं और। तो ये सारी चीजों को समझना होगा लोगों के अंदर में। अब जैसे सोशल मीडिया की बात करते हैं, इसी में बहुत ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं कि नहीं जी ये गलत है, क्योंकि
आप किसी को ट्रैक नहीं कर सकते। मैं एक आम आदमी हूँ, नेता की बात नहीं करते हैं। मैं कोई सामाजिक तत्व हो, वो बीच में आपने बोला 25 लाख की जरूरत नहीं है मैसेज करने की मैम। केवल आप 200 लोगों को मैसेज करो, 200 से 25 लाख अपने आप हो जाएगा। उसमें नेता भी आ जाएंगे, लेकिन हाँ, नेता का भी इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो रोकना नहीं चाहते। नहीं तो नेता यदि सही हो और रोकना चाहे ना, तो अगले दूसरे दिन ही ये चीज रुक जाएंगी। लेकिन ये आपस में लड़ते मरते हैं और लोगों से फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। चलिए, अब समय थोड़ा कम है, एक-एक कमेंट हम सबसे ले लेते हैं। सोनिका, सबसे पहले आपके पास आती हूँ। हम अब यहाँ पर बात हो गई कि राजनीति में धर्म जब इन्वॉल्व होता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं और उसका फायदा नुकसान वो अलग-अलग तरीके से एनालाइज किया जा सकता है। लेकिन हम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा लगती है मुद्दों को लेकर बात करने की, जनता की या नेताओं की? जिम्मेदारी तो हमारी ही बनती है सबसे पहली, क्योंकि हमें वोट देना है, हमें तय करना है हमें क्या चाहिए, हमारी क्या जरूरतें हैं, और ये मेक श्योर करवाना कि हमारे नेता हमारे लिए वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है। और उसके लिए सबसे पहले हमें खुद धर्म, जाति, इन सबसे ऊपर उठ के शायद एक ऐसा आदमी, या आदमी से मेरा मतलब एक ऐसा नेता चुनना होगा जो हमारे लिए वाकई में काम करना चाहता हो। आप उसका एक टेन्योर अगर देख लिया है, आपने उससे अगर 5 साल देख लिया है कि वो आपके लिए कितना काम कर रहा है, वो आपके मुद्दों की बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, या वो आपको सिर्फ बहका रहा है, चीजें एग्जैक्टली वो हो रही हैं कि नहीं, और अगर वो नहीं होता है तो हमारे पास उसको चेंज करने का भी राइट है। जब अगले इलेक्शन होंगे तो हम उसको बदल भी सकते हैं। तो जिम्मेदारी वाकई में हमारी बनती है, आम जनता की बनती है कि हम अपने लिए कैसा नेता चुन रहे हैं, और इसके लिए हमें खुद धर्म और जाति से ऊपर हटना पड़ेगा। वरना बहकाने वाले अब भी हैं, कल भी होंगे और हमेशा रहेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स चीज ही ऐसी है। ज्यादा से ज्यादा मत उन्हें चाहिए तो वो तो चाहेंगे ही कि किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद सब लगा के किसी भी तरीके से मतों को हासिल किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हासिल किया जा सके। तो जिम्मेदारी हमारी है, हमें ही अवेयर होना होगा और हमें ही समझना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। प्रियंका, आपके पास भी आती हूँ मैं। अगर जिम्मेदारी की बात सोनिका ने की, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन जब हम इलेक्शन में वोट करने के लिए जाते हैं, वहां जो कैंडिडेट्स हमारे सामने होते हैं ईवीएम पर, क्या आपको लगता है कि हम ये सोचते हैं उस वक्त कि हम बेस्ट को चुने, या फिर दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि कौन कम भ्रष्टाचारी होगा उसको चुन ले तो वही बहुत है हमारे लिए? देखिए, ज़्यादातर लोग जो हैं वो तो अपने दिमाग में एक पहले से ही सेट बनाकर चलते हैं। लोगों को पहले से ही मालूम होता है कि हमारा एक कैंडिडेट जो है ये हमारे इलाके से इस पार्टी के कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। और एक चीज़ जो मैंने देखी है, कई लोग ऐसे होते हैं कि कोई भी नेता आ जाए, किसी भी पार्टी का चाहे कोई भी नेता खड़ा हो रहा हो, चाहे वो भ्रष्टाचारी है, चाहे उसका आचरण ठीक है, वो एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देते आए हैं और वो वही देंगे। चाहे कुछ भी मुद्दे हों, मुद्दे उनके पिछले मुद्दे एड्रेस किए गए हों या नहीं किए गए हों, चाहे वो पार्टी किसी भी तरीके के टैक्टिक्स यूज़ करते रही हो और उन्होंने कभी कोई विकास का काम नहीं किया या धर्म की राजनीति करी, लेकिन लोग उस चीज़ को सोचते ही नहीं हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक पर्टिकुलर पार्टी के प्रति अपना मत बनाकर पहले से ही चलते हैं और कैंडिडेट की तरफ ध्यान देते ही नहीं है कि कौन कैंडिडेट खड़ा है। वो तो सीधे कह देते हैं कि हमें तो इसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट देना है, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो। वो ये ध्यान ही नहीं देते हैं। इसमें लोगों को ये जागरूक होने की ज़रूरत है कि जो कैंडिडेट है उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, उसने आपके मुद्दों पर काम किया है या नहीं किया है, क्या वो किसी भ्रष्टाचार में या किसी और तरह के क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व तो नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें लोग या तो उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं होती या फिर वो इस चीज़ पर ध्यान देना ही नहीं चाहते। लेकिन लोगों को इस बारे में जागरूक रहना पड़ेगा कि आपको आपका जो विकास का मुद्दा है वो मेन होना चाहिए और बाकी सब मुद्दे जो हैं वो सेकेंडरी होने चाहिए। अगर सोच समझ के जनता वोट देगी तो इस तरह के नेता धीरे-धीरे अपने आप ही पॉलिटिक्स में आने कम हो जाएँगे। चलिए, सौरभ से भी जानते हैं। सौरभ, आपको क्या लगता है किस तरह से जनता को खुद को जागरूक करना पड़ेगा? क्योंकि अगर हम मीडिया की भी बात करें, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें भी बहुत सारे मुद्दों को लेकर बातचीत होती नहीं है उस हिसाब से।
अगर हम इस वक्त भी पेट्रोल डीजल की बात करें तो कई चैनल्स तो उसको डिफेंड करने में लगे हुए हैं और ये बताने में लगे हैं कि अगर ज्यादा बढ़ भी रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम तो वो देश हित में है, जबकि अगर कोरोना के काल से अब तक देखें तो बिजनेसेस डाउन है, लोगों की जेबें खाली हैं, नौकरी नहीं है, तो फिर वो कैसे हो सकता है? तो अवेयरनेस की जहां तक बात है तो कैसे अवेयर होंगे लोग कि जो नेता वो चुनने जा रहे हैं वो वैसा है कि वो उनके मुद्दों पर काम करेगा? मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हाँ, मैं बहुत छोटी जगह में रहता हूँ, गाँव में। हमारी जो मेड है, 40 सालों से काम कर रही है। वो एक पर्टिकुलर पार्टी के आज भी मतलब इंदिरा गांधी को ही वोट देते हैं वो लोग। इंदिरा गांधी को नहीं रहे इतने साल हो गए। मैंने उनसे पूछा किसको वोट दिया? जो कैंडिडेट था अपोजिट पार्टी का वो उनके घर आया, उनके पैर छू के गया। कांग्रेस का कोई नहीं आया था। और मैंने पूछा वोट किसको दिया? तो इंदिरा गांधी को। तो बोले हम लोग जन्म से ही कांग्रेसी है, इंदिरा गांधी वाले। तो ये एक माइंडसेट लोगों का जो बना हुआ है पहले से ही है कि हमें इसी को देना है, जो बीजेपी को देते हैं या किसी और पार्टी का अपना माइंडसेट है। बट इसके लिए अगर चेंज करना है तो जैसा अभिषेक जी ने कहा, शिक्षा और पढ़ना आना वो शिक्षा नहीं है। आपको अपना अच्छा बुरा, समाज का अच्छा वो उसमें भेद करना आना चाहिए। तो पढ़ना आने से, नौकरी करने से वो शिक्षा अधूरी है। उसके अलावा एक जो नैतिक शिक्षा होती है और ईमानदारी, हमको पहले खुद से पूछना पड़ेगा हम कितने ईमानदार हैं, कब तक ईमानदार हैं? ये बहुत। और हम में नैतिकता कितनी है किसी भी चीज़ के बारे में। तो तभी हम अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। आपको अपने लोगों को पहले शिक्षित करना पड़ेगा। जब हर घर से बात शुरू होगी तभी ये पॉसिबल है। आप मास में करना चाहो तो ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि टाँग खींचने वाले बहुत से मिलेंगे जिनका हित मारा जाएगा, वो आपको नुकसान पहुँचाएँगे किसी तरीके से। तो अगर हर कोई अपने घर से ये शुरू करे तो 15, 20, 25 सालों में एटलीस्ट कुछ तो चेंज आएगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। एकता आप भी बताइए, हमने दिल्ली में तो खैर ये चीज़ देखी कि कांग्रेसी जो जनजात से थे या फिर बीजेपी वाले थे, वो चेंज होकर आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हुए और आम आदमी पार्टी जिस तरह से आई उसने मुद्दों की बात की, बिजली पानी की बात की, तब जाकर लोगों का जो चेंज आया लोगों में, जो कांग्रेस और बीजेपी को वोट देते आ रहे थे, वो वोट बैंक पूरा वहां पर शिफ्ट हुआ, खासकर कांग्रेस का। तो अब आपको लग रहा है कि अगले 5 साल में या अगले जब लोकसभा चुनाव होंगे तो कुछ बदलाव हम देख सकते हैं? क्या लोग मुद्दों को तरजीह देंगे या फिर अभी जिस तरह से धर्म और राजनीति की बातें हो रही हैं, वही सब आगे भी देखने को मिलता रहेगा? आम आदमी पार्टी हम लोग जानते हैं वो इलेक्शंस मुद्दों के साथ साथ फ्रीबीज पर भी डिपेंड रहा है, बेस्ड रहा है, सॉरी, फ्रीबीज पर बेस्ड रहा है। तो अगर किसी से पूछें कि आपको वोट क्यों दिया है, देन द लोकल डेलाइट विल से कि अरे हमारे घर में तो बिजली का बिल ही नहीं आ रहा है और नहीं आएगा। तो उनके माइंडसेट ये हो गया है, इसलिए वो मुद्दा, क्योंकि बिजली, पानी और स्वास्थ्य यही हमारे मेन मुद्दे हैं। एक साधारण या कॉमन लेमैन के वही मुद्दे हैं, और वो आप आम आदमी पार्टी में उन्हें नजर आया कि उन्होंने किया है। दिल्ली की राजनीति और बाकी हिस्सों की राजनीति बिल्कुल डिफरेंट है। वो टोटली, भले कितना भी आप कोशिश कर लो, वो जाति पे जाकर के, धर्म के ऊपर जाकर ही खत्म होता है। उससे बियॉन्ड नहीं सोच सकता आज भी इंसान, और यंगस्टर भी नहीं सोच रहा है। ऐसा नहीं है कि यंगस्टर नहीं करते हैं, या अगर कम्युनिटी लीडर की बात करें, अभी तो यंगस्टर इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं, वो दोनों तरफ से हैं, एक पर्टिकुलर पार्टी ही नहीं है। अगर आप साउथ में जाएंगे, दे आर ऑल्सो, मैं सोशल मीडिया की बात करती हूँ, यूथ के जो जितने भी यूथ लीडर्स हैं या पर्टिकुलर किसी भी पार्टी के, तो अगर साउथ में आप जाएंगे वो भी इतने एक्टिव हैं, उन्होंने अपने इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं। मतलब अभी हम अपनी नेशनल बात कर रहे हैं कि हम बीजेपी या फिर हम एक दो पार्टी की बात करते हैं, लेकिन अगर हम साउथ में जाएंगे, वहां की राजनीति बिल्कुल अलग है, लेकिन वहां के यूथ लीडर्स भी अपनी कम्युनिटी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, मतलब वो भी कम्युनिटी को आगे रख रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं तो जाति का या धर्म का प्रभाव रहेगा, रहा है। जैसे कि सौरभ ने कहा, इंदिरा गांधी को वोट देते हैं, आज भी सब हाथ को वोट देते हैं।
इस तरह से दिखाते हैं, ऐसा जो भी है उनको तो समझ में आता है। गाँव में हो गया या फिर बहुत ही ज़्यादा जहाँ एजुकेशन का अभी भी एजुकेशन नहीं पहुँच पाया है, जो भी कह सकते हैं हम लोग। तो वहाँ पर सालों से जो चला आ रहा है वही उसी को फ़ॉलो करेंगे। लेकिन यंगस्टर को कुछ समझने की ज़रूरत है, जो भी है दोनों तरफ मतलब मीन्स हर यंगस्टर को अगर वो अभी की मीन्स अभी इस तरह का एनवायरनमेंट है कि उसको ठीक करने की ज़रूरत है। सालों से जो होता आया है, क्या वो सही था या अब सही है? मतलब हम यहाँ बैठकर ये डिसाइड नहीं कर पाएँगे कि हम उन के पिछले 70 साल में क्या हुआ या अभी क्या हो रहा है। लेकिन आगे क्या हो सकता है, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा और उसके लिए मेरे को लगता है कि यूथ को आगे आना चाहिए और उनको सही मुद्दों को पुश करना चाहिए। सोशल मीडिया पे यह नहीं करना चाहिए कि हम वो कहें कि आज फलां ने श्री राम बोल दिया या उन्होंने ये शब्द बोल दिया। उस पे डिबेट ना करके सिंपली वो डिबेट करें तो मुद्दों पे डिबेट करें। मेरा तो ये मानना है कि मुद्दों पे डिबेट होना चाहिए और मुद्दे ही फ्रंट में होना चाहिए। बिल्कुल। अभिषेक, आपसे भी लास्ट कमेंट चाहूँगी यहाँ मुद्दों की राजनीति कैसे होगी, कब तक होगी? क्या कोई अनुमान लगा सकते हैं? आपको क्या लग रहा है अभी फिलहाल पूरा जो हालात है, जो सिचुएशन हम देख रहे हैं उसको लेकर? देखिए मैम, मुद्दों की राजनीति की जहाँ तक बात है, मैं ना सौरभ से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ या प्रियंका मैम से सहमत हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल फिक्स होते हैं कि मेरे को बीजेपी ही देना है, मेरे को कांग्रेस ही देना है, मेरे को आम आदमी पार्टी ही देना है। ठीक है? मैं आम आदमी पार्टी का ही एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि वो क्यों आई थी। वो मुद्दों के नाम पे आई थी और लोगों ने मुद्दों के नाम पे वोट करा था उनको। ठीक है? लेकिन हाँ, इसमें ये मेरा अपना मत है कि उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो फ्री वाले जो सिस्टम है, उसके चक्कर में यहाँ पे आए थे। दिल्ली गवर्नमेंट के पास कोई अपना इनकम ऑफ सोर्स अलग सा नहीं है कि उनके पास कृषि, हाँ, कॉर्पोरेट से उनको जो टैक्स मिलता है या कहीं से टैक्स मिलता है, तो वो फ्री में पानी, फ्री में बिजली, फ्री में आप देंगे, सीसीटीवी पूरे बस में लगाएँगे। आप कैसे करोगे? आपने कोई जर्नलिस्ट ने या कोई न्यूज़ चैनल ने ये सवाल पूछा, कुछ लोगों ने पूछा कि ठीक है, आप कहाँ से इसको करोगे? पैसे भी तो आने चाहिए। आपके एक इनकम होते हैं, इनकम के एक्सपेंसेस होते हैं। तो वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग होना चाहिए। यदि मैं बात करूँ मीडिया की, तो वो फोर्थ पिलर है आपके, जो हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, तो मीडिया को भी सवाल पूछना चाहिए कि भाई पैसे कहाँ से ला रहे हो? मैं फ्री करता हूँ, फ्री में मेरे को किसको फ्री का चीज़ अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी फ्री में ले लूँगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको उससे क्या मतलब उससे क्या ग्रोथ मिलेगा फ्री का आपको लेने से? सो अगेन लोगों को समझना होगा, हमें भी समझना होगा, अवेयर कराना होगा। हम ज़्यादा अगर नहीं कहते हैं, चलो कम से कम हम आस-पास के 10 लोगों को ही बताएँ, समझा दें कि नहीं भाई लॉजिक करो, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता। इसके ऊपर लोगों को समझाना ही सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप समझो, लेकिन आप कभी भी किसी को फोर्स नहीं कर सकते और ये चीज़ लोगों को अपने आप समझना पड़ेगा। बिल्कुल। हम भी यही मेन जो इस प्रोग्राम का भी मकसद है, वो भी है कि आप बात करें मुद्दों के बारे में। जो भी सोशल चीज़ें हो रही हैं आपके आस-पास, राजनीति हो या कोई और क्षेत्र भी हो, उसके बारे में कुछ भी अगर हो रहा है, तो उस पर बात करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि एक का पॉइंट ऑफ व्यू कोई और हो सकता है, दूसरे का कोई और हो सकता है और सब कुछ मिलाकर आप एक अच्छी चीज़ की तरफ बढ़ सकते हैं। स्पीक अप का भी यही मकसद है और हमारे तमाम मेहमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और आज काफ़ी कुछ आपको भी जानने को मिला होगा राजनीति और धर्म को लेकर और कहाँ तक इसे ले जाना है, इसको लेकर भी शायद कुछ क्लैरिफिकेशन हुई होगी कि अगर हम चुनावों की बात करते हैं तो मुद्दे सबसे अहम होनी चाहिए, फिर चाहे राजनेता या राजनीतिक दल कितनी भी धर्म और संप्रदाय की बातें करें। शुक्रिया। क्रोनोलॉजिकल विद गीता शर्मा को लाइक करें, शेयर करें और इस कार्यक्रम के बारे में आप जो भी सोच रहे हैं उसको लेकर स्पीक अप हैशटैग पर जरूर कमेंट करें।